Hello everyone and welcome to my channel. How are you all? I hope you all are good. So here I am with another informative video and this video is about sentence and its parts. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और अदर थिंग्स जो इससे रिलेटेड हैं. तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द सेंटेंस. सेंटेंस इज द सेट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर विच मेक्स कंप्लीट सेंस. यानी कि शब्दों का एक ऐसा सेट जो कि एक सर्टेन ऑर्डर में है, जहाँ पर जो शब्द होना चाहिए वो वहीं पर है और उसके बाद उसका एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड हो रहा है, बाहर निकल कर आ रहा है, दूसरे को समझ आनी चाहिए वो बात. तो तब हम उसको कहेंगे कि ये एक सेंटेंस है. तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, सम एट फ्रूट अनिल. तो क्या ये सेट ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें क्या कंप्लीट सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा. तो क्योंकि वर्ड जो हैं जो जहाँ पर होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है. तो इसको अगर हम थोड़ा सा सही करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अनिल, उसके बाद वर्ब आ जाएगी एट, उसके बाद सम एंड फिर फ्रूट. तो यहाँ पर इसका सेंस बन जाता है. तो यहाँ पर ये कंप्लीट सेंटेंस हमारे लिए तैयार हो जाता है. तो यानी कि सेंटेंस जो होता है उससे बात जो है वो पूरी तरीके से कन्वे हो जानी चाहिए. अब जब भी कोई हम सेंटेंस बोलते हैं तो जब इसको लिखा जाता है तो इसको हमेशा स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और जहाँ पर इसका एंड होता है वहाँ पर कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए. अब पंक्चुएशन मार्क का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क होते हैं जैसे सेंटेंस खत्म होता है, अगर वो स्टेटमेंट है तो हम उसमें फुल स्टॉप लगा देंगे. अगर वो कोई इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है तो हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. और अगर वो इम्पेरेटिव है तो उसके पीछे फुल स्टॉप हो जाएगा, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो वहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क लग जाएगा. यानी कि ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स हमारे और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सेंटेंस जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर हम जनरली यही सब देखते हैं. एक सेट ऑफ वर्ड को सेंटेंस बनने के लिए एक बहुत ज़रूरी कंडीशन इसमें ये भी होती है कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए. यानी कि अगर उसमें सब्जेक्ट या वर्ब में से कोई एक भी अगर नहीं है तो भी वो सेंटेंस नहीं रहेगा. तो इसी आधार पर अगर हम बांटते हैं इसको सेंटेंस को तो उसके दो हिस्से होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द वर्ड विच टेल्स अस whom और what the sentence is about. यानी कि सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है ये हमें बताते हैं. वो शब्द सारे हमारे सब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे. ज़्यादातर केसेस में ये नाउन या प्रोनाउन होते हैं, बट कुछ जगह पर ये फ्रेजेस भी हो सकते हैं, यानी कि एक सेट ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. तो फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस का मतलब होता है कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लेकिन अगर हम उसको अकेला छोड़ दें तो उसका कोई मीनिंग मतलब कन्वे नहीं हो पाता है पूरी तरीके से. वो सेंटेंस के बीच में रहकर उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है. तो उनको हम फ्रेजेस कहते हैं. जैसे कि द मैन इन ब्लू जैकेट. तो इन ब्लू जैकेट जो है तो ये हमारा फ्रेज हो जाएगा इसका. तो ये अकेले स्टैंड आउट नहीं कर सकता है, लेकिन ये सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मदद कर रहा है. तो यहाँ पर ये फ्रेज हो गया. अब हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको भी अगर हम डिवाइड करना चाहें पार्ट्स में तो हम इसके दो हिस्से कर सकते हैं. एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड. यानी कि क्वालिफायर वो शब्द जो कि हमारा जो मेन वर्ड, उसमें जो सब्जेक्ट का मेन वर्ड है उसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से हमें समझाने में मदद करते हैं. वो सारे शब्द इसके अंदर आएंगे. इसके अंदर आ सकते हैं आर्टिकल्स, आ सकते हैं, और इसके अलावा आ सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. ये चारों जो शब्द होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, वो आ सकते हैं. उसके अलावा कोई एडजेक्टिव आ सकता है. जब हम कोई फ्रेज बनाते हैं तो उसमें हम कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बोल रहे हैं कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल आ गया अ, और उसके बाद आ गया ब्यूटीफुल जो कि एक एडजेक्टिव है, और गर्ल. तो ये पूरा एक एडजेक्टिवल फ्रेज बन गया. तो ये जो है ये भी एक सब्जेक्ट, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही होगा. तो इसमें मेन वर्ड क्या हो गया? गर्ल.
तो इस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके भी दो हिस्से हम कर सकते हैं और उसके अंदर क्वालिफायर्स और मेन वर्ड आते हैं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, किस तरीके से हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट कहाँ पर है। तो द वुमन इज डांसिंग, तो इसमें जो द वुमन है वो हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, कार्स आर ब्लॉकिंग ऑल द पार्किंग स्पेस। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, तो इसमें लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ कार्स है, बाकी सारा का सारा जो है वो प्रेडिकेट हिस्सा आ जाएगा। द बॉय इन द ब्लू कोट इज ट्राइंग टू फाइंड हिज टॉयज। तो यहाँ पर द बॉय इन द ब्लू कोट, ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विल द डॉग बाइट द स्ट्रेंजर, यहाँ पर ये क्वेश्चन वाला हमारा सेंटेंस आ गया। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि हो सकता है कि कुछ वर्ड्स के बाद हमें हमारा सब्जेक्ट मिले, तो इसी सेंटेंस में वो केस है कि विल के बाद द डॉग आया है। तो हमें पता लगाना है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो डॉग के बारे में बात हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, द डॉग, और उसके बाद वाला जो है वो सारा का सारा प्रेडिकेट के अंदर आ जाएगा। तो हमें जब भी सब्जेक्ट का पता लगाना है तो हमें पता लगाना है, क्वेश्चन पूछना है उस सेंटेंस में कि किसके बारे में बात हो रही है और वो क्या चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो whom और what, ये क्वेश्चन का आंसर हमें जिस शब्द से मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, तो इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट के बाद जब हम करते हैं तो प्रेडिकेट जो है वो हमारा सब्जेक्ट छोड़ दो और उसके बाद का जितना भी हिस्सा सेंटेंस के अंदर आएगा वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट के अंदर आएगा। लेकिन इसके अंदर भी अगर हम बांटना चाहें तो कई पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक है, हम इन सभी के बारे में जानते हैं। अभी सुनने में लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ये सब जब आप समझेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वर्ब की। अब जो वर्ब होती हैं हमारे पास, वो हमारे पास तीन तरीके की होती है सेंटेंस के अंदर। सबसे पहले होती है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब नाम से ही पता चल रहा है हेल्प करने के लिए होती हैं, यानी कि जो मेन हमारी वर्ब होती हैं जिनका की एक्शन हो रहा होता है जिसके अंदर, उनकी हेल्प करने के लिए आती हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो भी काम हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर वो किस टेंस में हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, पास्ट टेंस में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। तो ये बताने के लिए जो हेल्प करती हैं वो सारी की सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी की सारी जो होती हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। उसके बाद दूसरी हमारी आती हैं मेन वर्ब्स। मेन वर्ब यानी कि वो वर्ब्स जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है, यानी कि कोई ना कोई फिजिकल वर्क हो रहा होता है या तो कोई मेंटल वर्क हो रहा होता है। फिजिकल वर्क जैसे कि अगर हम चल रहे हैं तो हमारा चलना एक फिजिकल वर्क हो गया। उसके अलावा लिख रहे हैं तो उसमें भी हमें अपने हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, जरूर हाथ तो हिलाना ही पड़ेगा। और उसके अलावा जैसे कि हम खा रहे हैं उसमें भी हाथ हिलाना पड़ेगा। कुछ कहीं दौड़ रहे हैं या कुछ चीज़ चला रहे हैं, मान लीजिए मैं कार चला रही हूँ तो मुझे हाथ हिलाने पड़ेंगे, पैर भी चलाने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं उसमें जिसमें हमारा फिजिकल वर्क होता है तो ये भी हमारे एक्शन वर्ब होंगे। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसमें कि हमारा फिजिकल वर्क तो नहीं हो रहा था लेकिन मेंटली वर्क हम कर रहे होते हैं, जैसे कि सोच रहे हैं अगर हम कुछ, तो थिंकिंग, थिंक जो होता है हमारा वो मेंटल वर्ब है। लव वो हमारा मेंटल वर्ब है। इमेजिन वो हमारा मेंटल वर्ब है। तो इस तरीके से जो वर्ब होते हैं उनको सबको हम मेन वर्ब कहते हैं। उसके बाद बात आती है लिंकिंग वर्ब्स की। लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे सेंटेंस के अंदर जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ बस हमारी जो सब्जेक्ट होता है उसका कनेक्शन दिखाने का काम करते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लिंक करते हैं ये आपस में दो शब्दों को, तो इसलिए इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब में भी हमारी स्टेट ऑफ बीइंग वाली चीज़ें आती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये जो होते हैं ये सारे के सारे हमारे लिंकिंग वर्ब के अंदर आते हैं। उसके अलावा भी हैं जो कि हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब को समझने के लिए हम जो अभी हमने पहले एग्जांपल सीखे थे उन्हीं को दोबारा देख लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे कि द वुमन इज डांसिंग, तो यहाँ पर जो इज शब्द आया ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ डांस जो है वो हमारा मेन वर्ब है, यानी कि इज जो आया है वो हमारा मेन वर्ब डांस की हेल्प करने के लिए आया है। उसके बाद है कार्स आर ब्लॉकिंग, तो यहाँ पे जो आर शब्द आया ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ ब्लॉक जो हमारा मेन वर्ब है उसकी ये हेल्प कर रहा है। उसके बाद इज ट्राइंग, तो यहाँ पर इज थर्ड जो हमारा सेंटेंस है उसमें इज ट्राइंग आ रहा है, तो यहाँ पर भी इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं तो वहाँ पर विल लिखा हुआ है, तो विल बाइट लिखा है, तो ये विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और बाइट जो है वो हमारा मेन वर्ब है। तो इस तरीके से जो वर्ब होती है उनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, और जहाँ से वर्ब आ जाता है वहीं से पार्ट शुरू होता है हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेडिकेट का। और हमने ये तो पता लगा ही लिया है कि जब भी हमें सब प्रेडिकेट पता करना है तो हमें सब्जेक्ट को अलग छोड़ देना है, उसके बाद जितना भी उसके अंदर बचेगा वो सारा का सारा हमारा प्रेडिकेट के अंदर आ जाएगा। तो प्रेडिकेट के बारे में हमने वर्ब को तो समझ लिया, उसके बाद बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे सेंटेंस में दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे शब्द जो हमारे सेंटेंस में जिनके ऊपर एक्शन हो रहा होता है, यानी कि जब कोई सेंटेंस के अंदर एक्शन हो रहा है तो उसका असर किन चीज़ों पे पड़ रहा होगा, किस चीज़ को उससे फर्क पड़ेगा, तो वो सारे शब्द। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो होती है रिसीवर ऑफ द एक्शन विद इन अ सेंटेंस, इट इज यूजली नाउन और प्रोनाउन। तो इससे जब हम आंसर मांगेंगे, अगर हमें इसे ढूंढना है तो हम अपने सेंटेंस से जब आंसर मांगेंगे तो हम आंसर मांगेंगे whom और what का। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं, he built a cottage, अब यहाँ पर he हमारा सब्जेक्ट हो गया, built हमारा वर्ब हो गया, उसके बाद आया a cottage। तो अगर हम क्वेश्चन पूछे उसने किसे बनाया, नहीं आंसर मिला, लेकिन उसने क्या बनाया उसका आंसर हमें यहाँ से मिल रहा है, तो इसका मतलब उसने कॉटेज बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कॉटेज शब्द है हमारा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि जब एक्शन हुआ तो उसी के ऊपर हुआ, राइट। उसके अलावा और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मनोज एट सम फ्रूट, अब जब हमने ये लेसन शुरू किया था तब मैंने बोला था कि अनिल एट सम फ्रूट, अब यहाँ पे मनोज एट सम फ्रूट, मनोज ने फ्रूट खाया। तो यहाँ पर जो शब्द आया मनोज वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद एट हमारी वर्ब, और उसके बाद जो शब्द आए सम फ्रूट, तो ये सम फ्रूट जो है ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जॉन हिट द बॉल, तो यहाँ पर द बॉल जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है, तो क्या बनाती है, शी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वो क्या बना रही है, खाना, तो इसलिए जो खाना हुआ वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम प्रेडिकेट करते हैं तो उसमें जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें पता लगाना है तो हमें आंसर ढूंढना होता है व्हाट और whom का। तो जब हम शब्दों में व्हाट और whom करके क्वेश्चन करते हैं, जैसे वर्ब के बाद जो शब्द आ रहे हैं उसमें अगर हम सब्जेक्ट से रिलेट करके व्हाट और whom का आंसर ढूंढते हैं, अगर उनका आंसर मिलता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि उस सब जो शब्द है उसके अंदर वो कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये जो है उन्हीं सेंटेंस में हमें मिलेगा जिन सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले उस सेंटेंस के अंदर आ जाएगा, और इससे हमें पता चलेगा क्वेश्चन का आंसर फॉर whom और टू whom, यानी कि या तो टू whom का आंसर हमें इससे मिल रहा होगा या फिर फॉर whom का आंसर इससे हमें मिल रहा होगा कि किसके लिए किया और किसको किया, ठीक है। तो वो वाले आंसर हमें जिन शब्दों से मिलेंगे वो सारे शब्द हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इसको एग्जाम्पल देखकर समझते हैं।
तब समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। He bought them some toys। यहाँ पर he जो है हमारा हो गया सब्जेक्ट, bought हो गया वर्ब। अब हमें पता लगाना है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो he bought, उसने खरीदा। क्या खरीदा? some toys। तो यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है कि उसने some toys खरीदे, और उसके ठीक पहले आया है them। किसके लिए खरीदे? तो किसके लिए, यानी कि हमें आंसर मिल रहा है हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। them। द मदर गेव हर चाइल्ड अ किस। तो यहाँ पर द मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया, गेव यानी कि हमारा वर्ब हो गया। अब उसने क्या दिया? किस। तो ये जो वर्ड किस होगा ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हर चाइल्ड, किसको दिया उसने? अपने बच्चे को दिया। तो इसलिए हर चाइल्ड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर आते हैं कि वो सारे शब्द जो कि हमारे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, यानी कि उनको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारे शब्द जो होते हैं, ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इनके अंदर कोई एक्चुअल वर्क नहीं हो रहा होता। मतलब हमारे जो एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं वो वाले वर्ब्स इसके अंदर हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिल जाती है कि कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब जो होती है हमारी, वो इसके अंदर आती है, या फिर हमारे स्टेट ऑफ बीइंग से रिलेटेड जितने भी वर्ब होते हैं। एक तो यही लिंकिंग वर्ब जो होते हैं वो तो होते ही हैं इसके अंदर। उसके अलावा हमारे 5 सेंसेस के जो वर्क होते हैं, जैसे कि हियर, सी, फील और स्मेल, टेस्ट, ये जो 5 वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे इसके अंदर नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं जो कि हमें इसके अंदर नज़र आ सकते हैं, जैसे कि सीम, ग्रो, रिमेन, लुक, जिनमें कि एक्चुअली कोई वर्क हो नहीं रहा है, फिजिकल वर्क कोई नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, लुक, तो वहाँ पर हम सिर्फ देख रहे हैं, वहाँ पर हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं ग्रो, तो वो अपने आप ग्रो हो रहा है, हम उसको कुछ काम खुद से नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए वो अपने आप से हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इन सेंटेंसेस के अंदर आएंगी। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो होता है जॉन इज़ अ नाइस पर्सन। तो यहाँ पर जॉन इज़ अ नाइस पर्सन, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा इस सेंटेंस के अंदर, लेकिन क्योंकि हम इसमें पहचान पा रहे हैं कि जॉन जो है वो एक बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। तो अच्छा इंसान, यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ, यहाँ पर इज हटा दूँ, लिंकिंग वर्ब हटा दूँ, तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा। तो वर्ब को लगाने के बाद ये एक सेंटेंस बन गया और इसको क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है अच्छी तरीके से कि जॉन कैसा इंसान है। उसके बाद है ही सीम्स हैप्पी, वो दिखाई दे रहा है खुश। तो यहाँ पर भी एक्चुअल वर्क नहीं हो रहा, लेकिन सीम्स हैप्पी, वो देखने में खुश लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये आ जाएगा। द फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल, जो फ्लावर है वो भी कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ दिखाई दे रहा है, वो सुंदर है। तो यहाँ पर वो जो ब्यूटीफुल वर्ड है हमारा, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इन सारी चीज़ों से, जिन चीज़ों से हम चीज़ों की खासियत को पहचान सकते हैं, वो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। तो जब हमें पहचानना है सब्जेक्ट को, तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना होगा? सब्जेक्ट को नहीं ढूंढना, वहां पर हमें सबसे पहले वर्ब को ढूंढना होगा। और वर्ब में ये देखना होगा कि जो भी काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर वो कौन कर रहा है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या है और कौन है। उसके बाद अगर हमें वर्ब को पहचानना है तो हमें वहां पर जो हमने वर्ब पार्ट पढ़ा था कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है या फिर एक्शन वर्ड है वहाँ पर, तो वो हमारे सारे जो होंगे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से वर्ब शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो अब सब्जेक्ट को अलग कर देंगे तो उसके बाद का सारा हिस्सा हमारा प्रेडिकेट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस लेसन को समराइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
उसके अलावा ये वीडियोस शेयर भी कीजिए ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।